नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भूपेंद्र सोनी देवराही और अगले कुछ समय हमारे साथ बने रहिए। आपकी सैर कराएंगे चांद सितारों के पार की दुनिया से प्रकाश वर्ष वाली दुनिया तक ले जाएंगे। हमारे साथ जो बैठे हुए इस समय हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, वो यंग इंडिया साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में अचीवमेंट हासिल कर ली है। नासा में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं और एक और बात यह है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ कभी अपराध की दुनिया के लिए जाना जाता था, आजकल वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी में ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। लेकिन अब अगले कुछ समय में डेफिनेटली देखिएगा यंग साइंटिस्ट की वजह से जाना जाएगा। डॉक्टर मिश्रा, स्वागत है आपका। नासा में मैं कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तब भी आपको कोई अवार्ड मिला था, अभी फिर से एक अवार्ड मिल गया। ये हो क्या रहा है? ये क्या ऐसा चमत्कार कर रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद, ये मुझे मौका देने के लिए, दर्शकों से बात करने के लिए। तो ये जो अवार्ड मिला है और पहले की जो भी चीज़ें हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं, एक लिंक है। तो आज के 6 महीने पहले जो मेरी जो टीम है कैल्टेक में, हम लोगों ने वर्ल्ड का फास्टेस्ट लेजर शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो उसको अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जो नॉर्मल कैमरा होता है वो 30 से 40 इमेजेस लेता है 1 सेकंड में और वीडियो प्रोजेक्ट करता है उसकी, जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो 1 सेकंड में 12.5 बिलियन इमेजेस ले लेता है। तो इतनी सारी जो इमेजेस हैं वो ले रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेचर में जो रहस्य हैं, नेचर में जो बहुत सारी चीज़ें जो लाइट या प्रकाश से इनिशिएट होती हैं, जैसे कि पौधे अपना भोजन प्रकाश से बनाते हैं, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रक्रिया को मेरा कैमरा देख सकता है, रियल टाइम में देख सकता है। रियल टाइम में देखने का मतलब है कि आप केमिकल रिएक्शन को अपनी आँख से इस तरह से देख रहे हैं कि मेरे शरीर में अगर कोई केमिकल रिएक्शन अभी हो रही है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मेरा हाथ हिल रहा है, इस रिएक्शन को, केमिकल फॉर्मेशन को आप रियल टाइम में देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है। कितना बड़ा कैमरा है? कितने, मतलब क्या सिस्टम कितना बड़ा है ये? तो सिस्टम देखिए, ये अभी लैब सेटअप है एक तरह से। तो लैब सेटअप आप कहेंगे कि ये जो टेबल आपको दिख रहा है हमारा, इसके इतने बड़े में पूरे में वो पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो आएगी। उसमें बहुत सारे लेंस है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है, उसको मिला के इसको बनाया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इस तरह से बना रहे हैं कि हम बेसिकली एक नॉर्मल हाई स्पीड जो कैमरा जिस तरह से दिखाई देता है उस तरह से उसको उस वर्जन में उसको बनाया जा सके। जी। तो अभी तक आपने कोई जो प्रैक्टिकल किया होगा, किस पे किया है उसको? मतलब जब आपने देखा कि हाँ यूरेका मोमेंट आ गया मेरे पास में, वो मोमेंट क्या था आपका? देखिए, तो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन हमने किया, जैसे कि आपने बताया कि मैं नासा में काम करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि नासा का अधिकतर काम क्या होता है, स्पेस में आप देखते हैं कि नासा बार बार रॉकेट लॉन्च कर रहा है, नीचे बहुत सारी आग निकल रही है रॉकेट से। तो ये जो आग निकलती है, ये प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल, जिनको नैनो पार्टिकल या सूत पार्टिकल बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। और इनका जो प्रोडक्शन है, ये क्या है कि ये अभी तक एक अन्य सवाल था कि किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। इनका जो बेसिक फिजिक्स है, केमिकल प्रोसेस है, उसको अभी तक पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। साइंटिस्ट ने, जो पहले लोगों ने रिसर्च किया उस पर, उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो लाइफ टाइम है बहुत ही शॉर्ट है। मतलब कि नैनो सेकेंड में प्रक्रिया हो रही है। नैनो सेकेंड में अगर प्रक्रिया है तो उसको देखने के लिए उससे भी तेज कैमरा होना चाहिए जो कि देख सकता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले हमने इसी पे अप्लाई किया कि जो आग के अंदर जो नैनो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे हम उनको रियल टाइम में देख सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं। अगर हम उनको समझ जाएंगे तो क्या होगा कि हम पहली चीज, जो रॉकेट जो हम लॉन्च कर रहे हैं, एफिशिएंट रॉकेट बना पाएंगे। दूसरी चीज कि ये जो पार्टिकल हैं ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर इंजन में क्या मॉडिफिकेशन कर दिया जाए या रॉकेट में क्या मॉडिफिकेशन कर दिया जाए जिससे कि ये नैनो पार्टिकल का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे रॉकेट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो इस कैमरे को हमने सबसे पहले उसी एप्लीकेशन में लगाया है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ रॉकेट ही नहीं, बाहर भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की गतिविधि भी मुझे लगता है कुछ समय बाद आप लोकेट कर पाएंगे कि वहाँ एग्जैक्टली रियल टाइम क्या चल रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है। जी, तो जो प्लैनेट की जो गतिविधि है, चाहे जो भी आप
ऑब्जर्वेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं हम कैमरा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, राइट। अब हमारे जो कैमरे का जो मेन पर्पज यहाँ पे क्या था कि यूनिवर्स में जितनी भी एक्सट्रीम चीजें हो रही हैं जो बहुत ही फास्ट हो रही हैं, हाँ। जैसे कि प्रकाश को आप ले लीजिए, प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश को माना जाता है कि उससे फास्ट कुछ भी नहीं जा सकता है, और प्रकाश की जो रफ्तार है वो 100 मिलियन मीटर पर सेकेंड है, और 100 मिलियन, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो ये कैमरा क्योंकि बिलियन में है, जो कि मिलियन से भी बड़ा है, तो वो प्रकाश को भी रियल टाइम में बेसिकली ऑब्जर्व कर सकता है। जब आप प्रकाश को रियल टाइम में देख सकते हैं तो प्रकाश से जितनी भी गतिविधि हमारे पूरे यूनिवर्स में हो रही है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जी। तो इतना फास्ट ये सब, इसमें तो बहुत खर्चा आता होगा ना, तो ये सारा कुछ नासा मतलब फंड करता है पूरा? जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी बेसिकली जो फंड की गई थी वो नासा ने किया था, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो फंडिंग मिली थी उससे किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन देखिए जो ये कैमरा टेक्नोलॉजी है अभी तो हमने इसको लैब स्केल पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। जब ये कैमरा टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा तो बेसिकली जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड में जो इमेज ले रहा है उससे ये डायरेक्ट कॉम्पीट करेगा। और इसके 2-3 एडवांटेज ये है कि हम मिलियन में नहीं, हम बिलियन ट्रिलियन में इमेज ले रहे हैं, और जो कॉस्ट है वो लगभग सेम है। अगर आप एक 5 या 10 मिलियन फ्रेम्स पर सेकंड का कैमरा लेंगे तो 3 से 3.5 करोड़ में पड़ता है, और हमारी जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद जो प्रोडक्ट में कॉस्ट आनी है वो भी लगभग उतनी ही आएगी। तो मार्केट को एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला, जो हाई स्पीड कैमरा टेक्नोलॉजी का मार्केट है उसको हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन देने वाले हैं। और मुझे ये लगता है कि इस कैमरे के आने से अगर जितना ज़्यादा मार्केट में एक्सेसिबल होगा, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है, जो कि चाहे वो विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिनको स्टडी करने में ये मदद करेगा। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, वो वहाँ तक की यात्रा हो कैसे गई, और आजमगढ़ से निकल के वहाँ, मतलब इधर तो आदमी उधर ही लोकल इश्यूज़ में बिजी रहता है, एक जॉब मिल जाए छोटी सी पड़े रहते हैं, ऐसा होता है, लेकिन आपने एस्पिरेशन कैसे देखा, ये सोचा कैसे, एस्पिरेशन वाला माइंड कहाँ से आया कि भाई वहाँ पहुँचना है? जी देखिए, गांव में क्या था कि आप देखते होंगे, मैं आपने बताया कि मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो पहले गांव में क्या होता था, मचान होती थी। बच्चे क्या करते थे कि फसल लगा देता था किसान, तो मचान बना के वहाँ पे बैठते थे बच्चे कि कोई पशु आ जाए, कोई खा न ले, कोई ऐसा जानवर ना आ जाए। तो मैं भी बचपन में, हमारे यहाँ मचान बनी होती तो मैं भी मचान पे बैठा रहता था। तो शाम के वक्त जब तारे दिखाई देते थे, आकाश में आप देखते थे तारे दिखाई देते थे, तो जो स्पेस से जो जुड़ाव हो गया कि जो ब्रह्मांड है या जो स्पेस है वो कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है, कि वहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है और सारे जो तारे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेस फील्ड में रिसर्च करने का वहाँ से मुझे वो हुआ कि मुझे तारों को छूना है, उनके तक पहुँचना है। फिर जब मैं मतलब बड़ा हो रहा था उस समय कल्पना चावला जी जो हैं, हमारे देश की पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री रहीं जो नासा से गई, सबसे पहले कल्पना चावला जी से मुझे वो प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे कल्पना चावला जी जैसा बनना है या चाहे नासा तक जाना है। तो कल्पना चावला जी की वजह से मैंने नासा का नाम सुना। और फिर पढ़ाई जब कर रहा था तो अब्दुल कलाम जी जो है हमारे, उनसे प्रेरणा मिली कि अब्दुल कलाम का जो जीवन है इतना संघर्षमय रहा है, फिर भी वो आगे बढ़े, अपने लाइफ में इतना कुछ उन्होंने अचीव किया। तो मैंने कहा कि मैं एक गाँव से भले पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो बाद में विज्ञान के क्षेत्र में सर सीवी रमन से बहुत प्रेरणा मिली, जिनको नोबेल प्राइज मिला था विज्ञान के लिए। थोड़ा वहाँ पे वहाँ का एटमॉस्फेयर बताइए जब काम करते हैं, हमारे यहाँ से और वहाँ क्या डिफरेंस आपको लगा वहाँ काम करने में? देखिए क्या है, सैलरी में भी मतलब कितने परसेंटेज थोड़ा सा हाइक ज़्यादा रहता है वहाँ? जी 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 बिल्कुल। तो देखिए नासा और अगर एक कंपैरिजन में ड्रॉ करूँ इसरो से, तो मैं ये कहूँगा कि नासा में सैलरी काफ़ी अच्छी है कंपैरिजन टू इसरो। में बोलूँगा कि मान लीजिए 5 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है, 5 गुना ज़्यादा होगी नासा की सैलरी जो है। और काम करने का जो माहौल है जो मेरा रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट है, कि आप किसी एक पर्टिकुलर मिशन पे या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको उसी पे फोकस करना है कि ठीक है भाई, हम यूरोपा क्लिपर मिशन पे काम कर रहे हैं या मंगल ग्रह के किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं या चंद्रमा को स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे से मिशन बने हुए हैं और आपको स्पेसिफिकली एज ए साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो काम करने में बड़ा मजा आता है,
क्योंकि वहाँ पे जो भी काम कर रहा है वो अपने फील्ड से रिलेटेड ही कुछ कर रहा है। तो जिस तरह से एक गायक को गाने में मजा आता है, उसी तरह से वैज्ञानिक को क्योंकि अपनी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा है तो उसको भी बड़ा मजा अच्छा, वह नासा में इसरो के बारे में क्या सोच है? मैं तो देख रहा हूँ इसरो धड़ाधड़ अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऐसी बनाया है, कमर्शियल विंग खड़ी कर ली, 2000 करोड़ के आसपास तो वो दूसरों के सैटेलाइट भेज के कमा ले रहा है, लगभग इतने कमा लिया उसने। जी, इसरो की जो रेपुटेशन है नासा में ऑलरेडी बहुत अच्छी है। जब हमने मंगल ग्रह पे बेसिकली हमारा जो मंगलयान है वो गया था, वहाँ से इसरो की जो पूरी इमेज है वो ट्रांसफॉर्म हो गई। नासा की एक अब चंद्रयान के बाद एक वो लेवल जो है वो कई गुना क्रॉस कर चुका है। इसरो की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंडिया आए हुए थे। तो नासा को लगता है कि इसरो एक ऐसा संस्थान है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस कर सकता है। ठीक है, जो हम मैंने देखा कॉस्ट इफेक्टिव बोल रहे हैं। जब मंगलयान गया हुआ था तो लोगों ने हिसाब लगाया कि ऑटो जो है वो 12 रुपए किलोमीटर देता है और वो भी उससे सस्ता है, करीब 450 करोड़ के आसपास का था वो। फिर लोगों ने हिसाब लगाया कि जी 1500 करोड़ में तो एवेटार बन गई और ये तो उसके 1/3 में बन गए, पहुंचा दिया। इतना कॉस्ट इफेक्टिव ये कैसे होता है? वैसे इसरो कर कैसे ले रहा है इसरो? देखिए, उसके पीछे टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, खासकर इसरो ने जो डेवलप की है, आपने ये मंगलयान पे एक मूवी भी बनी है, अगर आप देखे होंगे तो उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जहाँ पे आपको फ्यूल बर्न करना है, आपको थ्रस्ट देना है ऐसे जगह पे जाके जहाँ पे जरूरी हो। उसके बाद जब आप उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि उसमें ये एग्जांपल दिया गया बहुत बड़े सिंपल टर्म में कि ठीक है, अगर आप पूरी तल रहे हैं तो आपको बेसिकली तेल को एक बार गर्म कर देना है। उसके बाद जब तेल गर्म हो गया तो बेसिकली जो बर्नर है उसको स्विच ऑफ कर देना है। तेल जितना गर्म है उतने में पूरी को पहले तल लेना है। यही टेक्नोलॉजी जो है, हर स्टेप पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जी, बिल्कुल। तो यही टेक्नोलॉजी जो है और यही मेथड जो है वो इसरो ने अप्लाई किया है कि जहाँ पे हमको बर्न करना है वहाँ पे हम रॉकेट को बर्न करते हैं। उसके बाद बेसिकली वो रिवॉल्व करता है धरती के चारों तरफ, वहाँ पे हम उसको बर्न नहीं करते हैं। हाँ, तो इस वजह से जो हमारा जो एक बात पूछना है मुझे, ये जो आपने धरती के चारों तरफ बोला है, आपने जो कैमरा बनाया है, किसी दिन एलियन पकड़ में आ जाएंगे उसमें, देखिएगा बाहर। अभी तक केवल मिथ बोला जाता है उसको। जी। मुझे लग रहा है कि वो शुरुआत हो गई है। जब ऐसा कैमरा बन गया जो हर चीज़ पकड़ सकता है, तो किसी दिन वो जो उड़न तस्तरी आती, खबरें छपती है, यहाँ फॉरेन ऑब्जेक्ट यूएफओ पाया गया है, मुझे लगता है अब कैप्चर हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? देखिए, अब वो यूएफओ कैप्चर करना जो है वो कह सकते हैं कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, चाहे और भी चीज़ें, बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ मतलब घूम रही हैं जो कि आने वाले अर्थ की तरफ आने वाले ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वही सफिशिएंट है उनको कैप्चर करने के लिए। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे कैमरे की जरूरत है। मतलब अभी हम लोग कर सकते हैं, कैपेबल हैं, कर सकते हैं। अगर हमें यूएफओ दिखाई देगा तो डेफिनेटली इतने हमारे सैटेलाइट्स चारों तरफ घूम रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो हम कैप्चर कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मेरे कैमरे की जरूरत है। मेरे कैमरे की ज्यादातर वहाँ पे जरूरत है जहाँ पे हमको बहुत एडवांस लेवल का काम करना है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे फंडामेंटल फिजिक्स या केमिस्ट्री को समझने की जरूरत है, जो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट मैकेनिज्म बना हुआ है, सिस्टम के तहत काम चल रहा है। अब सोचिए कि अगर हम अपने ब्रेन में कोई बात ही कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है, न्यूरॉन्स इधर उधर घूमते हैं, न्यूरॉन्स इधर उधर जो सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको मेरा कैमरा कैप्चर कर सकता है। उसको अब जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में अगर एक लेटर आ रहा है, ए लेटर आ रहा है, तो मेरा ब्रेन जो है उसकी अलग मैपिंग करता है, बी की अलग मैपिंग करता है, सी की अलग करता है। कैमरा हर एक तो आपका ये जो कैमरा है, जितने भी जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उसमें बड़ा काम आ सकता है, उस पर बहुत काम आ सकता है। और इस पे काम हो रहा है एक्चुअली। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसफर हो रहा है। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, तो वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की, मैं संस्कृत की बात करता हूँ। हमने बहुत समय से सुन रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज चलता है, नासा में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ये चल रहा है, नासा के वैज्ञानिक संस्कृत पे काम कर रहे हैं, वो है क्या, सच है क्या ये?
देखिए, एक ऐसा दौर था 90s में जब नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने बड़ा इसका रिलेवेंस बताया था, संस्कृत का रिलेवेंस बताया था, और भी कुछ ऐसे चीज़ों पे उन्होंने शोध करना शुरू किया था। लेकिन क्योंकि देखिए एक नासा यूएस गवर्नमेंट का संस्थान है, तो वहाँ पे उनकी भी अपनी खुद की चीज़ें हैं जो उनको आगे ले जाना है। ये उनके मिशन का हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि वो उनके मिशन का हिस्सा नहीं था। अगर गवर्नमेंट वहाँ की उस चीज़ को लेके अलाइन होती कि नहीं ठीक है आप इस डायरेक्शन में और रिसर्च करिए और शोध करिए, तो शायद उसके बारे में और ज़्यादा पुष्टि की जाती और ज़्यादा उसको और अच्छे से उसको ये कहा जाता है कि नहीं संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में यूज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये काम इसरो को करने की जरूरत है, ये काम इंडिया को करने की जरूरत है कि ठीक है संस्कृत को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। ये बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसा सुना गया है कि भाई वो संस्कृत की जो लैंग्वेज है, संस्कृत कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता उसमें। अगर वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें हर एक अल्फ़ाबेट जो हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, उसका अर्थ भी वही निकलता है। अदरवाइज वो एक चीज़ कोई हो तो उसके 50 अर्थ निकलते हैं पर्यायवाची, वो नहीं निकलते हैं। उससे गलती होने की संभावना नेग्लिजिबल हो जाती है। डेफिनेटली जी। एक चीज़ मैं एक पूछना चाहता हूँ, आप तो वहाँ पहुँच गए नासा, बाकी लोग कैसे पहुँच सकते हैं? जी, कैसे, मतलब ये ट्रैक कैसे फॉलो करें वो लोग? मतलब बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स होंगे जो चाहते हैं आपके जैसा बनना, जी, वो क्या करें? मैं देखिए मानता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि ठीक है नासा तो एक मेरे सफ़र का पड़ाव रहा है। मैं ज़्यादातर फैसिनेट तब होता हूँ कि जब मैं कोई डिस्कवरी करता हूँ या कोई खोज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक टॉप साइंटिस्ट बन जाते हैं तो नासा फिर आपके सफ़र का एक हिस्सा बन जाता है। तो एक यंग एस्पिरेंट को ये फोकस करने की सबसे पहले ज़रूरत है कि उसको एक टॉप लेवल का साइंटिस्ट बनना है। वो प्रोसेस ये है कि ठीक है आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि आप एज ए साइंटिस्ट चीज़ों को सोचना शुरू करें। जैसे कलाम जी ने कहा है कि सबसे पहला साइंटिस्ट जो होता है वो एक बच्चा होता है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हो, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा रहती है, हर एक चीज़ को जानना चाहता है। तो आपको एक बच्चे की तरह वो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चनिंग का कि ठीक है ये चीज़ कैसे हो रही है, राइट। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जिस फील्ड में आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं उस फील्ड की आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए। नासा तक पहुंचने का ये है कि आपको नासा के मिशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपकी बहुत अच्छी पीएचडी डिग्री। अभी कौन कौन से टॉपिक चल रहे होंगे उसमें? जैसे नासा में भी मंगल ग्रह पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि धरती से बाहर भी हम जाके जीवन है, हाँ। जीवन को शुरुआत करें। एटलीस्ट अगर जीवन नहीं है तो उसको हैबिटेबल बना दें, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा है चंद्रमा पे जाना। चंद्रमा पे जाने का मतलब ये है कि क्योंकि हम मंगल ग्रह पे अगर जाना चाहते हैं तो पहला पड़ाव ये है कि चंद्रमा को हम एज अ बेस अपना कॉलोनी बनाना चाहते हैं। हाँ। तो जो नासा के आने वाले मिशन है जैसे आर्टेमिस मिशन है, उसका यही रोल है कि चंद्रमा पे आदमी उतरेगा, वहां पे क्या करेगा, एक छोटी सी कॉलोनी बनाएगा। फिर जो सदर्न पोल है जहाँ पे हमको आइस मिला है, बर्फ मिल रही है, उसको किस तरह से हम पानी बना सकते हैं, उससे किस तरह से हाइड्रोजन वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको आने वाले मिशन के लिए रॉकेट एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। पहली चीज ये है। तीसरा उसका मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन, एक क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है उसका एक चंद्रमा है जिसको यूरोपा बोलते हैं। यूरोपा के सरफेस से बहुत ज्यादा पानी की फवारें निकलती हैं, तो जहाँ पे पानी है वहां पे जीवन का अवशेष हो सकता है। हालांकि बृहस्पति पे तो जीवन संभव नहीं है, लेकिन बृहस्पति पे नहीं है, लेकिन बृहस्पति के 61 चंद्रमा में से एक चंद्रमा यूरोपा है, उसमें वो संभावनाएं हैं। तो यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो अगले साल लॉन्च होने वाला है और बेसिकली वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट जाएगा, वहाँ से फ्लाई बाय करेगा। और जो पानी के इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है वो पढ़े लिखे आगे बढ़ने की कोशिश करे तो नासा तक पहुँच सकते हैं। एक लास्ट सवाल, अब आपके लिए आगे क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर यू? जी, तो देखिए मेरा क्या है कि आपने जैसे कहा कि आपने ये रिसर्च किया, तो मेरे अंदर यही फीलिंग आई नासा जाने के बाद कि ठीक है मैंने नासा में तो काम कर लिया, अब मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर मन में ये सवाल रहा है और उसी की ये पहल रही है कि मैं आईआईटी इंदौर में मैंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसको फोरियन एनर्जी सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टार्टअप का बेसिकली एम यही है कि आने वाले टाइम में जो
एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, जो एनर्जी स्टोरेज पे हमें फोकस करना है, जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, हमारा स्टार्टअप जो है उसी पे फोकस करेगा। और वर्ल्ड में जो इस फील्ड से रिलेटेड जितनी टॉप टेक्नोलॉजी है उसको हम इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। साइंटिस्ट को सीरियसली लेना चाहिए आपको। हम लोग आपस में कभी कभी मजाक मजाक में इश्क मोहब्बत से चांद सितारों को जोड़ देते हैं। ये असली लोग हैं जो चांद सितारों पर रिसर्च करते हैं और उनकी वास्तविकता सामने लाते हैं। अभी वो चंद्रमा के वो गड्ढे सामने आए तो सब लोगों ने बोला कि जी हम तो वैसे ही बोल देते थे तुम्हारा चांद सा मुखड़ा है, लेकिन वहाँ तो मामला कुछ और निकला। अंदर जाके देखा तो हकीकत कुछ और है। इसीलिए साइंटिस्ट बनना है तो रिसर्च करिए और वास्तविक मुद्दों पे। बहुत बड़ी बात यह कि गांव में जब मचान पे बैठे थे वहीं पर ये ख्याल आ गया कि इसके बारे में रिसर्च करनी है। इसलिए ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। चलिए इसी तरह इंस्पिरेशन वाली चीज़ें हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए हमें आप। नमस्कार।